हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये सेशन है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज पहले हम कल के क्विज का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, द फर्स्ट फीमेल CGI वॉज फ्रॉम कर्नाटका। ये यहाँ पे इसका जवाब होगा। आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ और जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। आप लोग मुझे बताइए, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वन लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताइएगा। वॉइड वर्सेस वॉइडेबल क्या मतलब है इसका। अब आ जाते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पूरे आर्टिकल में मोस्टली जो है वो रिपीटेटिव चीज़ें हैं। रशिया यूक्रेन का मसला है, वर्ल्ड ऑर्डर का मसला है, यहाँ पे एक लीबिया का मामला आया है तो जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब आगे बढ़े उससे पहले यूक्रेन में क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडियन टोल्ड टू रश फ्रॉम वॉर हिट खार्किव। तो यूक्रेन का ये जगह है जहां से भारतीयों को लौटने की सलाह दी जा रही है। ये देखिए खार्किव। और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ से बगल की कंट्रीज़ में, रोमानिया और अदर कंट्रीज़ में पहुँच के वहाँ से इंडिया वापस आ रहे हैं। और ये एक अच्छी खबर है, बहुत सारे लोगों को हमारा ऑपरेशन गंगा के थ्रू निकाला जा रहा है। और यही यहाँ पे सजेशन दिया गया है रशिया के द्वारा भी कि इंडियंस को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। यहाँ पे वोटिंग हुई और इंडिया ने इसमें अब्सटेन कर दिया है वोटिंग से। पहले तो जान लो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। 1945 में ये फॉर्म हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के ये, ठीक है, उसमें से एक है ये। जो वोटिंग हुई थी उसमें टोटल 191 मेंबर्स थे। 141 ने अगेंस्ट में वोट दिया था, 5 ने सपोर्ट में किया, 35 ने अब्सटेन किया। तो 35 अब्सटेन में से एक इंडिया भी था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया के ऊपर जो वोट डल रहा था उसमें अपने वोट को अब्सटेन कर लिया। तो ये हमने कुछ जाना। अब और भी कुछ न्यूज़ हैं इसी मसले से रिलेटेड, जैसे कि इंडियन टोल्स टू रश फ्रॉम वॉर हिट खार्किव। इसके अलावा UNGC आस्क रशिया टू पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन। स्टूडेंट्स फ्यूम एट एडवाइजरी इशूड एट शॉर्ट नोटिस। अब देखिए एक चीज़ जो है ना वो आपको समझनी होगी, उस पर आता हूँ। पहले थोड़ा सा और देख लो ये न्यूज़। IAF इंडियन एयरफोर्स जो है सेंड्स 4 C-17 एयरक्राफ्ट। C-17 एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। तो इवैक्यूएशन के लिए यहाँ पे इसको भी लगा दिया गया है। और रशियन एनवॉय से कहा जा रहा है कि हम जो है प्रॉपर एक सेफ पैसेज क्रिएट किया जाए जिससे कि इंडियंस जो है वहाँ से बाहर आ जाएं। इसके अलावा इंडिया और भी कंट्रीज जो हमारी अड़ोसी पड़ोसी है वहाँ के लोगों को निकालने की भी कोशिश करेगा, बट पहले इंडियंस को निकाल ले, ये बात यहाँ पे कही गई है। मोदी जी भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ट्वीट भी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इस मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं कि भारतीयों को वहाँ पे से वापस लाना है। अब देखिए थोड़ा सा ना और आपको मैं मसला बताता हूँ। मसला ये है कि देखिए जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उनको आइडिया नहीं था कि मामला इतना खिंच जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई कर रही हैं, तो अब थोड़ी बहुत टक्कर यूक्रेन की आर्मी दे रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और रशिया के ऊपर सैंक्शन ना अलग लेवल के लग चुके हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इनके ऊपर सैंक्शन लगाया। स्विफ्ट बैंक वाला हमने मामला समझा ही। आगे रशिया की इकोनॉमिकली जो है बहुत क्राइसिस झेलनी पड़ सकती है। और जिनके दम पे जैसे बहुत ज़्यादा रशिया उड़ भी रहा है कि जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जिसमें एक चाइना बड़ा हो गया, एक इंडिया हो गया, तो ज़्यादा लेवल तक यहाँ पे चाइना और इंडिया भी जो है वो रशिया का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है ना ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। और जब वर्ल्ड की काफ़ी सारे कंट्रीज आप पर प्रेशर डालेंगे ना तो मजबूरन आपको झुकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और लेट्स सी आगे इस पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, पुतिन साहब भी इस मामले को लेके काफ़ी परेशान होंगे और उनको ये बात दिख भी रही है उनके स्टेटमेंट से एंड अदर थिंग से कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मामला इतना खिंच जाएगा, लेकिन ये खिंच रहा है। उनको लगा था यूक्रेनियन आर्मी भाई ड्रॉप कर देगी हथियार और वो आराम से यूक्रेन को अपने कैप्चर में ले लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब हथियार सप्लाई होने लग गए तो सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। इसके बाद एक आर्टिकल और आया था कि जैन ग्रुप सीक सेंटर्स नॉट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। हमारे देश के जो जैन लोग हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रैवल करना, क्योंकि वहाँ पे अभी एक उनकी रिलीजियस साइट जो है वो ओपन कर दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। भारत के अंदर अगर माइनॉरिटी का आंकड़ा देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 19.3% माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो 14.2% हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो 2.3% हैं, सिख जो है वो 1.7% हैं, बुद्धिस्ट 0.7% हैं, जैन जो हैं वो 0.4% हैं, पारसीज जो हैं वो 0.006% हैं। तो ये एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद देखो लीबिया में क्या हो रहा है। लीबिया में देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, सेम ऐसा कुछ सिचुएशन आपने कुछ समय पहले अफगानिस्तान में देखी थी। यहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं,
दो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए हैं, इनकी पार्टी ना, तो लीबिया का मैप देख लो, ये लीबिया है, इसके बगल में इजिप्ट है, सूडान है, चैड है, नाइजर है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, और ये बीच में लीबिया है। तो लीबिया में बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे दो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और दोनों लोग अलग अलग चीज़ों को संभाल रहे हैं, कोई डिफेंस संभाल रहा है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहा है। अब पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों में समंजस नहीं बैठ पा रही है, दोनों अपने अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की चल रही है, पावर टसल चल रही है, और इसीलिए आपका जो है ना लीबिया जो है वो न्यूज़ में आ गया है। ये ट्रिपोली है और मेडिटेरियन सी के नीचे ये पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी लीबिया का न्यूज़ में आने का कारण क्या है। और उसी पड़ोसी देश भी जान जाओ, यहाँ पे दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में फाइट चल रही है। लेट्स सी आगे इस पर क्या होता है, बट जो भी है ये इस देश के लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। वो हो जाती है ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली सीन हो गया है, क्योंकि दो लोग हैं पावर टसल में आपस में लगे हुए हैं, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, और दोनों में बनती बिल्कुल नहीं है। ये अपने फैसले दे रहे हैं, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, फिर ये अपना फैसला दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो चुका है। इसके बाद ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस टू 21 बिलियन अगेंस्ट एज इम्पोर्ट क्लाइम्स टू 35%। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये आपके सर का क्लैट पॉइंट है, मैं इस क्लैट पॉइंट के ऊपर जो है ना महीने के 2 लाख रुपए खर्च करता हूँ, बट मुझे क्लैट पॉइंट से अर्निंग जो है ना वो 1 लाख तक भी नहीं हो रही है, तो मेरा ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया भैया, 2 लाख खर्च कर रहा हूँ, आ एक भी नहीं रहा है, तो 1 लाख के आसपास जो है मेरा ट्रेड डेफिसिट हो गया। यही होता है देश के मामले में। इंडिया जो है वो बाहर की कंट्रीज में सामान कितना बेचता है, जितना बेच रहा है ठीक है भैया, अब जितना खरीद रहा है ज़्यादा खरीद रहा है, तो मतलब जो बाहर से खरीद रहे और जो बेच रहे उसका जो गैप है वो ट्रेड डेफिसिट है। नहीं समझे, चलो एक और एग्जांपल से समझ लो। मान लो इंडिया जो है 500 रुपये का सामान खरीद रहा है बाहर से, और बाहर बेच से 50 रुपये का सामान रहा है, तो 450 रुपये का क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, नुकसान में। तो वही होता है ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो 21 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और इंपोर्ट जो है 35% बढ़ गया है। तो देखो इंडिया इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ों को करता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, चिप वाले सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। अब आज का एक लास्ट आर्टिकल जो है जिसको डिटेल में मैंने आपके लिए डाल दिया है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडर पर्सन सेल्फ आइडेंटिफाइंग एज ए फीमेल कांट बी क्लब्ड अंडर वुमेन कोटा, शुड बी गिवन डिफरेंट रिजर्वेशन। तो मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन को जिसने सेल्फ आइडेंटिफाई उनको खुद को फीमेल किया है और उनको फीमेल कैटेगरी में रिजर्वेशन देना गलत है, आपको ट्रांसजेंडर कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 14, 15, 16 जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो 15 तो नहीं बोलूँगा, 14 एंड 16। तो बात यहाँ पे ये है कि इस वजह से ही अभी न्यूज़ में आ गया है। अब ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ना एक और बहुत बड़ा मसला है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। देखिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहले हमारे देश में ना कोई कानून नहीं था, तो 2019 में इसके लिए कुछ कमियां थी। 2019 में इसके लिए एक्ट लाया गया जिसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से 2020 में उनके अंदर को तब्दीली करी गई। तो ये पूरा क्या है, मैंने इस वीडियो के बाद अभी जस्ट वो वीडियो अटैच कर दी है, आप उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो आए थे और क्यों हमें समझना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस समय समय पे इस पे देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप LLM का पेपर अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स देखो बेसिकली हम जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। वहीं आपका जो जेंडर होता है ना गाइज, ये एक सोसाइटिकल टर्म है, ये सोसाइटी के द्वारा एक स्क्रूटनी करी जाती है कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैन जो है वो ब्लू पहनेंगे, वुमेन्स जो हैं वो पिंक पहनेंगी, मैन जो है उनके पे ये काम इंजीनियरिंग सूट करता है, फीमेल्स पे डॉक्टरी सूट करती है। तो जो इस तरीके की एक चीज़ें हैं ना, ये आपका मोर जेंडर है, सोसाइटिकल स्क्रूटनी। वहीं जो सेक्स है ये आपका बायोलॉजिकल रिलेशन बताता है कि आपका क्या हो, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर इज समवन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब कोई जन्म लेता है तो उसको जेंडर जो है वो मेल माना जाता है कि भाई ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को रिलाई नहीं कर पाता है, उसमें मोर उसको फीमेल वाला फील आता है। तो ये क्या है, दिस इज ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर के हित के लिए भारत में कोई रूल तो था नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इनको, तो 2019 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। बट इस एक्ट के आने के बाद भी काफी बवाल हुआ क्योंकि इस एक्ट में कुछ कमियां थी
और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हमारे देश में लाया गया। अब एम क्या था इसका बेसिकली सिंपल सा एम था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बाय ग्रांटिंग देम रिकॉग्निशन एंड मेकिंग वेलफेयर प्रोविजन फॉर देम। अब क्या क्या इसमें चीजें आई है, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 की, क्योंकि 19 वाला जो एक्ट आया तो उसमें कुछ कमी आती है, उसको दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया था। तो सबसे पहले देखो 2019 का जो एक्ट आया था ना, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी आइडेंटिटी की। 2019 के एक्ट में इन्होंने ये कह दिया था कि भैया फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे, और फिर वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको मेल देना है या इस ट्रांसजेंडर को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला देना है, ज्यादा मतलब इस इंसान के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। बट अब यहाँ पे इस चीज को मना कर दिया है और ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर विल देमसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस तरीके पे, किस मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा झुके हुए हैं, और वो डीएम को जो है वो सर्टिफाई करेंगे और डीएम जो है फिर उस चीज को एफिडेविट के थ्रू, उनके जो एफिडेविट वो देंगे उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसमें ये कमी थी जो 2020 के रूल्स में दूर कर दी गई। दूसरा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप ना किसी बंदे के 92 नंबर आए हैं और किसी ट्रांसजेंडर के भी 92 नंबर आए हैं, आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट इसलिए तो नहीं करेंगे कि भैया ये 92 वाला ट्रांसजेंडर है। आप मार्क्स के बेसिस पे करिए, कोई और क्राइटेरिया आपके पास है उसके बेसिस पे जो रीजनेबल है आप करिए, चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उसको पीछे रख रहे हैं क्योंकि ही ट्रांसजेंडर, नहीं चलेगा। इस तरीके की चीजें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा देखो सेपरेट फैसिलिटीज की बात भी करी गई ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर। सेपरेट फैसिलिटीज लाइक गाइस, जैसे कि आप देखते हो पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स होते हैं मेल फीमेल, बट वहाँ पे कहा गया कि जहाँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं वहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी डिफरेंट वॉशरूम्स एंड जो भी सुविधाएं होती हैं वो हो। इसके अलावा देखो कहा गया कि जो स्कीम समय समय पे रिव्यू करी जाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं SC ST OBC वुमेन्स इन सब के लिए होती थी, अब जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होंगी और विद इन 2 ईयर्स हर बार इसको रिव्यू किया जाएगा। एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करी है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और देखेंगे कहीं इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी गई है जो मॉनिटर करेंगे केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज भी नई यहाँ पे लाई गई है ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था 2019 के एक्ट के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलफेयर बोर्ड डिफरेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो बनाने की बात करी गई है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये कौन कौन कंसिस्ट है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अभी स्टेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी यूनियन मिनिस्टर। जैसे आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट वाली, फिर एक होती है इंडिपेंडेंट, फिर एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट ये होते यूनियन वाले ही हैं। तो यहाँ पे यूनियन ही है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस जो इसके हैं वो वाइस चेयरपर्सन है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो IAS होते हैं। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स, होम रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज भी आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर और भी कौन कौन लोग कंसिस्ट करेंगे। तो अदर मेंबर्स जो इसमें होंगे वो होंगे नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस काउंसिल के अंदर इसमें से कौन मेंबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेटेड। The council will also consist of 5 members from the transgender community. ये important aspect है। 5 members from the transgender community and 5 experts from non-governmental organization। भैया देखो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो रही है तो उनके बिना उनके राइट्स को कौन अच्छे से बताएगा। तो 5 मेंबर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें रहेंगे, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी 5 एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अब फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ये पॉलिसीज लाई जाए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और इस पॉलिसी के थ्रू चीज़ें बेटर हो सकती हैं सुधार के लिए।
कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। इसके बाद ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या लॉज एंड पॉलिसीज जो आप लेके आ रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनको इन सारे राइट से दूर रखा जा रहा है, तो उसको रिड्रेसल जो करेगा, ग्रीवांस मैकेनिज्म जो देखेगा, वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ पे देखेगा। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज ये वाला एक इशू हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।